नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श शिक्षा समिति सिरोही द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में आप सबका स्वागत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के भूगोल विषय के अंतर्गत अध्याय 3 जल संसाधन। इस अध्याय के पहले भाग में हमने जल संसाधन के बारे में जाना था, जिसने हमने जल दुर्लभता क्या है, जल है वो किस प्रकार से एक सीमित संसाधन है और इसकी दुर्लभता को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। आज इस भाग में हम जानेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, बांध क्या होते हैं और किस प्रकार से जल का संरक्षण किया जा सकता है। तो सबसे पहले वर्तमान समय में आपने देखा होगा, जल को संरक्षित करने के लिए यदि सबसे बड़ी इकाई है जो मानव द्वारा निर्मित है तो वो है बांध। अब बांध होता क्या है, तो बहते जल को रोकने हेतु जो बीच में बाधा बनाई जाती है उसी को बांध के नाम से भी जान सकते हैं। अर्थात बांध का अर्थ ही होता है बाधा। बांध है वो बहते हुए जल को रोकने हेतु और दिशा देने या बहाव कम करने के लिए और जल का भरण करने के लिए, यानी जल भरण करने के लिए नदी के बीच में बनाई गई बाधा है। जैसे कि यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये पर्वत है और नदियों का उद्गम होता है वो पर्वतीय क्षेत्रों से होता है। जब ये नदी है वो मैदानी भागों में आती है तो मैदानी भागों में आने के पश्चात ये बहुत तीव्र हो जाती है। इसकी गति को या बीच में कुछ पहाड़ बनाकर रोक दिया जाता है और रोकने के बाद जब ये नदी का जल है वो संरक्षित होता है, अलग अलग वितरिकाओं के माध्यम से ये संरक्षित होता है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जलाशय का प्रकार बन जाता है। इसी भाग को हम बांध के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं जो वो है नदियों के ऊपर बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से बांध वर्तमान में मानव द्वारा निर्मित जल को संरक्षण करने की सबसे बड़ी योजना है और ये बांध होते हैं। इन्हीं बांधों को हम बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के नाम से भी जानते हैं। अब बहुउद्देशीय क्या होता है, जिसका उद्देश्य एक न होकर अनेक उद्देश्य होते हैं। अर्थात जैसा कि आप सब जानते हैं, जल के हम अलग अलग प्रकार से अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार से उपयोग करते हैं। जैसे जल पीने के लिए भी होता है, जल उद्योग धंधों में भी काम में आता है, जल भवन निर्माण में भी काम में आता है, जल बिजली उत्पादन में भी काम में आता है। इस प्रकार से जल के अनेक उपयोग है। इसलिए जल है वो बहुउद्देश्यों की पूर्ति करता है। इसलिए जो नदी घाटी परियोजना होती है इनको बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं भी कहा जाता है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं बांधों को ही कहा जाता है। अब एकत्रित जल के अनेकों उपयोग होते हैं, वो समन्वित रूप से होते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि उदाहरण क्या क्या है, किस प्रकार से हम जल का उपयोग करते हैं। तो जल विद्युत उत्पादन में तो एक चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से जल विद्युत उत्पादित की जाती है। तो बांध है वो बहुत ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे राजस्थान के भी कुछ बांध है, जैसे अपने राजस्थान के राणा प्रताप सागर है, माई बजाज सागर बांध है, गांधी सागर बांध है। इसी प्रकार से हमारे भारत के अंदर भी बहुत बड़े बड़े बांध है, जैसे भाखड़ा नांगल, टिहरी बांध, कोयना बांध। इस प्रकार से कई सारे बांध है। ये ऊंचाई पे जब इसका जल होता है तो वो जल ऊंचाई से नीचे गिरता है तो यहाँ टरबाइन लगाए जाते हैं और ये टरबाइन जब घूमते हैं तो जल द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है। आज विद्युत उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत जल है। जल के माध्यम से ही जल विद्युत उत्पादित की जाती है। बड़े बड़े बांधों से हजारों मेगावाट जो है बिजली उत्पन्न की जाती है, जो घरों के अंदर भी काम में आती है, सिंचाई क्षेत्र में भी काम में आती है। अब जल का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है। आपने देखा होगा हमारे भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में जो वर्षा का वितरण है वो असमान है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से भारत के मासिंद्रा मेघालय के अंतर्गत विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। इसी प्रकार से राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है, जो शुष्क प्रदेश है, वहाँ पर बारिश की बिल्कुल कमी है। तो इस प्रकार से जो वर्षा के आधार पे अलग अलग वितरण क्षेत्र है
वहाँ की कमी को पूर्ण करने के लिए बांध बनाए जाते हैं। और वहाँ पर जल की उपलब्धता कम होने के कारण बांध में जो पड़ा हुआ पानी है उसके द्वारा नहरों के माध्यम से सिंचाई क्षेत्र में उस जल की आपूर्ति की जाती है और उसके द्वारा ही खेती होती है और किसानों की फसल तैयार होती है। तो इस प्रकार से जो बांध, जो बहुउद्देशीय परियोजना होती है, बांध होते हैं, उनके द्वारा सिंचाई का काम भी होता है, बाढ़ नियंत्रण का भी काम होता है। अब बाढ़ नियंत्रण का काम कैसे होता है? जब पर्वतों से नदियाँ बहुत ही तीव्र गति से आती है और बारिश की अधिकता होती है, उसके कारण से नदियों के जो जल है उसके जो प्रवाह है उसमें तेजी आती है और उसका स्तर भी बढ़ जाता है, जिसके कारण से कई क्षेत्र होते हैं वो जलमग्न हो जाते हैं। लेकिन बांध के द्वारा जल की गति को रोककर या जल की गति को नियंत्रित कर बाढ़ नियंत्रण का काम भी किया जाता है। घरेलू और औद्योगिक उपयोग हेतु भी जलापूर्ति होती है। आपने देखा होगा अभी वर्तमान में जैसे जल संकट की स्थिति सी आ गई है और कई क्षेत्रों में तो बाढ़ की स्थिति है और कई क्षेत्रों में अकाल की स्थिति है। तो अब सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अगर बांधों में जो पड़ा हुआ जल है उसका ही उपयोग किया जाएगा और उसके द्वारा ही घरेलू उपभोग के लिए, पीने के लिए जो पूर्ति है वो पूर्ण की जाएगी। तो इस प्रकार से घरेलू और औद्योगिक इकाइयों के लिए भी जल का जो उपभोग होता है वो बांधों के द्वारा ही पूर्ण किया जाता है। मनोरंजन के लिए आपने देखा होगा बड़े बड़े जो बांध होते हैं, डैम होते हैं, उसके आसपास कुछ मनोरंजन के क्षेत्र भी बना दिए जाते हैं। जैसे सरदार सरोवर जो परियोजना है वहाँ पे ही नर्मदा नदी के ऊपर ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक आदमकद बहुत ही बड़ी मूर्ति, विशालकाय मूर्ति लगाई गई है और वो एक पर्यटन स्थल तैयार हो गया है जिसके द्वारा लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की सरकार को आय होती है। उसके अंदर एक प्रकार से बढ़ावा किया गया है। वहाँ कुछ विरोध भी हुआ था लेकिन अंत में सरकार ने वहाँ पर इस आदमकद मूर्ति को स्थापित किया और उससे सरकार को आय भी होती है और पर्यटन स्थल भी बन जाता है और मनोरंजन का एक जरिया भी हो जाता है। आपने देखा होगा जल के किनारे कई सारे पर्यटन स्थल होते हैं जहाँ पे लोग भ्रमण करने जाते हैं, तो एक प्रकार से उनको पर्यटन स्थल भी घोषित किया गया है। जैसे माउंट आबू स्थित नक्की झील, इसी प्रकार से पिचोला लेक, फतेह सागर लेक, उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, वो सब मनोरंजन के स्थल भी बन गए हैं। आंतरिक नौचालन, नौचालन का मतलब नाव का संचालन होता है। नदियाँ होती है वो ट्रांसपोर्टेशन का भी एक बहुत बड़ा काम करती है, इनके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन भी होता है और आंतरिक नौचालन भी होता है। जैसे नक्की लेक, उसका जो टेंडर जाता है नीलामी, अर्थात उसके अंदर नावें चलती है तो लोग वहाँ पे बोटिंग का भी आनंद लेते हैं। तो उस आंतरिक नौचालन में भी इनकम होती है और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार से आंतरिक नौचालन भी होता है। मछली पालन हमारे यहाँ देश में या जो कई सारे समुदाय ऐसे हैं जो अपना जीवन यापन मछली पालन करते हैं। तो बांध बनाएंगे तो उसका टेंडर भी, उसमें कौन कौन मछलियाँ पकड़ेगा उसका टेंडर हमेशा नीलामी लगती है और उसके द्वारा मछली पालन कर अपनी आजीविका करते हैं, अपना गुजारा करते हैं। तो इस प्रकार से हम उदाहरण के माध्यम से हमने समझा कि किस प्रकार से बहुउद्देशीय परियोजनाएं अपने नाम को साकार कर रही है, अर्थात इनका बहुत सारे उद्देश्य है वो बांध बनाकर पूर्ण किए जा सकते हैं। इसी प्रकार से इन नदी घाटी परियोजनाओं की जो उद्देश्य पूर्ति है या देश के अंदर जिस प्रकार से इसकी आवश्यकता है उनको देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा गर्व से इन बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से कि किसने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। या फिर जवाहरलाल नेहरू ने किनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, तो नदी घाटी परियोजनाओं को या बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। अब बहुउद्देशीय परियोजनाओं से कुछ हानियाँ भी होती है। देखिए, सिक्के के दो पहलू होता है, मतलब हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, दो नजरिए होते हैं, या तो लाभ होगा या हानि भी होगी, हर सिक्के के दो पहलू की तरह। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हमने अभी इसके लाभ पढ़े, लेकिन कुछ हानियाँ भी होती है। अब हम जानेंगे कि ये हानियाँ क्या क्या होती है। तो नदियों का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है,
एक तो प्राकृतिक रूप से जो नदी है वो बहती है, कल कल करती हुई, चल चल करती हुई, किस प्रकार से उसका वेग बहुत तेज होता है और पहाड़ों से वो बहुत तेज़ गति से आती हुई मैदानी भाग में आती है, और मैदानी भाग में आने के बाद में वहाँ के क्षेत्रों को अपने द्वारा लाई गई मिट्टी से उपजाऊ कर देती है। तो उस प्राकृतिक बहाव का अवरुद्ध हो जाता है। अब जैसे कि आप देखेंगे, अब ये नदी है, इस प्रकार से ये जब नदी बहाव करती है पहाड़ों से बहाव करती है, अब ये तेज गति है, लेकिन यहाँ पर डैम बनाने से, बांध बनाने से इसका बहाव रुक जाएगा, और बहाव रुक जाएगा तो इस प्रकार से ये नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से बहती है वो बहाव रुक जाएगा, और जो मैदानी भाग है वो उपजाऊ नहीं होंगे, क्योंकि इसके इस द्वारा लाए गए जितने भी उपजाऊ मिट्टी है उसका जमाव तो यहीं पे हो जाएगा। और इसके साथ जो लाई गई जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, विभिन्न प्रकार की मृदा होती है, इसको ही हम तलछट के नाम से जानते हैं, तलछट। अब वो नदियों का जो बहाव होगा वो अवरुद्ध होने से तलछट है उसका बहाव कम होगा और इस भाग में नहीं आ पाएगा, जिससे नई मिट्टी जो आनी चाहिए वो मैदानी भागों में नहीं पहुंच पाएगी, और नई मिट्टी नहीं आने से जो बांगर मैदान है वो ज़्यादा रहेंगे, खादर मैदानों की अधिकता कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका ये नुकसान भी है। अब यहाँ बांध के बनाने से, डैम के बनाने से, नदी के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने से जो नदियों द्वारा लाई गई जो पर्वतों से तलछट है उसका जमाव यहाँ पे ज़्यादा होगा। अब यहाँ ज़्यादा होने से यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे इसका दबाव बढ़ेगा, तलछट जमा होती रहेगी, इसके ऊपर पानी, तलछट जमा होती रहेगी, इसके ऊपर पानी, इस प्रकार से जल के दबाव के कारण तलछट है वो बहुत अधिक चट्टानी हो जाएगी, अर्थात अधिक मजबूत हो जाएगी। अब अधिक मजबूत होने से धीरे धीरे जो जलीय जीवों का आवास है उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि जलीय जीव होते हैं जो मिट्टी में रहते हैं, अब चट्टानी होने के कारण उसमें उनके रहने के लिए दुभर हो जाएगा और जलीय जीवों के ऊपर एक प्रकार से संकट आ जाएगा। तो इस प्रकार से जलीय जीवों को संकट भी तलछट के जमा होने के कारण होता है और जलीय जीवों के आवास में कमी आती है। आपने देखा होगा कि कई सारे स्थानीय समुदाय होते हैं वो मैदानी भागों में रहते हैं। अब वहाँ मैदानी भागों में रह रहे हैं, लेकिन बांध बनाने से आपने देखा होगा ये बांध बना दिया, अब बांध बनाएंगे, बीच में ये बाधा उत्पन्न कर दी। अब जल क्षेत्र था, ये मैदान है, पूरा भाग जो पर्वतपदीय मैदान है, यहाँ पे ये जल जमा होगा, जमा होने के बाद में ये और ज़्यादा बढ़ेगा, बढ़ते रहेगा और एक विशाल बांध का निर्माण हो जाएगा। जल राशि है वो अथाह हो जाएगी, जिसके कारण से कई समुदायों के जो रहने के स्थान है वो संकट में आ जाएगी। हमने एक उदाहरण के माध्यम से पढ़ा था कि एक बहुत बड़ा बांध भारत में निर्मित हुआ था, टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी। ये टिहरी बांध है, उत्तराखंड के अंदर का आया हुआ है, प्रतापगढ़ के पास टिहरी बांध। इसके लिए टिहरी आंदोलन भी हुआ था और वहाँ के लोगों ने अपने जो रहने के स्थान है, अर्थात अपने जो मकान है उनको बचाने के लिए, अपने क्षेत्रों को बचाने के लिए उन लोगों ने आंदोलन किया था। अब इस प्रकार से कई लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन थे, इसी प्रकार से और कई सारे भी आंदोलन थे। उन लोगों ने कहा कि देश के लिए अगर बलिदान करना है तो हमको ही क्यों चुना गया, अर्थात उन लोगों को वहाँ से विस्थापित करके अन्य जगह बसाया गया। अब वहाँ से बचने के कारण एक नए स्थान पे जाना और वहाँ पे वापस काम धंधे ढूंढना, नए मकानों का निर्माण करना, इस प्रकार से एक उनके सामने एक बड़ा संकट आ गया था। तो स्थानीय समुदाय का वृहत स्तर पर विस्थापन हो जाता है, जिससे गरीबी पनपती है। और पहले उन लोगों को बताया गया कि ये देश के लिए है, लेकिन अभी भी 30 वर्षों बाद में उनको ये दर्द झेल रहा है कि उन्होंने अपने स्थान खाली क्यों किए नर्मदा क्षेत्र के अंतर्गत। तो इस प्रकार से स्थानीय समुदाय का भी वृहत स्तर पर विस्थापन होता है। भूमि निम्नीकरण, मैंने बताया कि यहाँ पर जब नदियों का प्रवाह होता है तो नदियाँ अपने साथ में बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी भी लाती है। अब उपजाऊ मिट्टी लाती है तो ये मैदानी भागों में पहुंचकर जब जमा हो जाती है तो इनको जलोढ़ मृदा के मैदान कहा जाता है। अब ये जलोढ़ मृदा होता है वो अपनी फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, इसमें फसलों का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। लेकिन बांध बनाने से, बीच में डैम बनाने से ये जलोढ़ मिट्टी यहीं पे इकट्ठी हो जाएगी तलछट के रूप में, और इस प्रकार से मैदानों का निर्माण
नहीं हो पाएगा, जिससे मृदा का अपरदन भी होगा और भूमि का निम्नीकरण भी होगा। इस प्रकार से बहुउद्देशीय परियोजनाओं से कुछ हानियाँ भी है। भूकंप की समस्या भी आ जाती है। अब जल यहाँ पर एकत्रित होगा और जल ज़्यादा एकत्रित होने के कारण अंदर की जो चट्टानें हैं उनको खिसकाएगा, उनके ऊपर दबाव करेगा। दबाव करने के कारण भूकंप की समस्या भी आती है। अत्यधिक जल उपयोग से जल जनित रोग, अर्थात ये जल, मैंने बताया था आपको सन 2006 में जब अत्यधिक बारिश हुई थी क्षेत्र में, अत्यधिक बारिश होने के बाद में नदियाँ थी वो अपने उफान पे थी, बांध के अंदर भी डैम भी पूरे भर गए थे। इसके बाद में जब पानी को छोड़ा गया तो जल को छोड़ने के कारण से कई जगह जल जमा हो गया, जिससे कई सारी जल जनित बीमारियां पैदा हो गई थी। हम गुजरात के सूरत शहर की बात ले लें, वहाँ पर प्लेग नामक बीमारी महामारी के रूप में फैली थी। मलेरिया, डेंगू, कई सारे ऐसी बीमारियां थी जो जल के जमा होने के कारण फैली थी। फसलों में भी विभिन्न प्रकार से कीटाणु जनित बीमारियां भी आ जाती है जल के जमा होने से। तो इस प्रकार से नुकसान भी है, जल की अधिकता के कारण भी नुकसान है। अब बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के विरोध में आंदोलन भी हुए। उन आंदोलनों में नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन और कृष्णा गोदावरी विवाद, ये आपके अध्याय में दिए गए हैं। ऐसे कई और भी राज्यों के बीच में नदी के जल के बंटवारे को लेकर भी विरोध हुआ। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कृष्णा गोदावरी विवाद। कृष्णा गोदावरी विवाद, अब ये विवाद क्या था? तो महाराष्ट्र के अंदर एक बांध है कोयना बांध। कोयना बांध के जल को महाराष्ट्र ने दिशा बदलने के लिए कोयना बांध बनाया गया था नदी के ऊपर। तो इसकी जल की दिशा को बदलने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्रस्ताव पास किया। तो इस प्रस्ताव को लेकर जो नुकसान हो रहा था वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को हो रहा था। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश गोदावरी नदी के जल को लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के इन ने कहा कि जब आप नदी की दिशा बदल दोगे तो हमारे यहाँ तो जल की आपूर्ति बहुत कम होगी और हमारे यहाँ के लोग बिल्कुल निर्धन हो जाएंगे और जो सिंचाई के ऊपर डिपेंडेबल लोग हैं उनको वहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा। इस प्रकार से एक बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। इन राज्यों ने इस नदी के जल के बंटवारे को लेकर भी विवाद हुआ, जिसे कृष्णा गोदावरी विवाद के नाम से जाना जाता है। और ये विवाद है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में है। इन नदियों के जल के बंटवारे को लेकर इन राज्यों के बीच में विवाद चल रहा है। इसी प्रकार से नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब नर्मदा जो बचाओ आंदोलन है, आप सब जानते हैं, इसे नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। और सरदार सरोवर बांध बनाने के कारण से वहाँ पे जो क्षेत्र है, जो लोग हैं, लोगों के जो आवास है वो पूर्ण रूप से बांध के अंदर आ गए, जिसके कारण से वहाँ के लोगों को वहाँ से विस्थापित होना पड़ा। और उन्होंने अपने क्षेत्रों को बचाने के लिए और जंगल को बचाने के लिए, आपने देखा होगा बांध बनाने के कारण से बहुत बड़ा एक जलीय जीवों का भूभाग होता है, जहाँ पर जीव रहते हैं या जंगल होते हैं, वो पूर्ण रूप से पानी के अंदर या जल के अंदर डूब जाते हैं, जिसके कारण से जलीय जीवों के ऊपर या अन्य जीवों के ऊपर भी संकट आ जाता है। इस प्रकार से संकट से बचने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया था। इसी प्रकार से टिहरी बांध आंदोलन। अब टिहरी बांध है वो भारत के सबसे विशालकाय बांधों में आता है, उत्तराखंड में स्थित है। और इस बांध के निर्माण में भी लाखों लोगों को अपने स्थान छोड़ने पड़े और बहुत बड़ा जंगल का भूभाग या जीव जंतु थे उनका भी नुकसान हुआ। तो इस प्रकार से ये कुछ आंदोलन हुए जिसने बहुउद्देशीय परियोजनाओं की हानियाँ बताई। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से लाभ भी है और हानि भी है। अब इस अध्याय के अगले भाग में हम जल को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।